Today we are going to start a new chapter named as diode and application of diodes. Before to start this chapter, we must understand the theory of semiconductor devices. What are the types of semiconductors, and how we can characterize a semiconductor device by adding some impurities named as doping. तो इस चैप्टर में हम लोग जो मेन फोकस हमारा रहेगा, हमारा मेन फोकस हमारा सेमीकंडक्टर थ्योरी को पढ़ना, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को डिस्कस करना और सेमीकंडक्टर को यूज करके उसको एक पर्पसफुल या मीनिंगफुल एक्शन में लेके आना ताकि वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल हो सके। इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा डायोड्स के ऊपर होगा और डायोड से रिलेटेड एप्लीकेशंस के ऊपर होगा। लेकिन डायोड्स को और डायोड्स की एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायोड को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, डायोड की प्रॉपर्टीज क्या है, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डायोड्स के अंदर कंडक्शन हम किस तरीके के जरिए कर सकते हैं, देन हम उसकी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। So before the start of this chapter, we must know the theory related to the properties, electrical properties of different materials. जब भी हम बात करते हैं मटेरियल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मटेरियल्स को या मटेरियल्स को उनकी कंडक्टिविटी एबिलिटी या पावर से कैपेबिलिटी के बेस के ऊपर करेक्टराइज किया जाता है। और तीन तरह के हमें मटेरियल्स मिलते हैं जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास कंडक्टर्स आते हैं, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपके इंसुलेटर्स आते हैं एंड एक थर्ड जो टाइप हम डिस्कस करते हैं मटेरियल्स की वो सेमीकंडक्टर होती है। इन तीनों मटेरियल्स टाइप को उनकी कंडक्टिविटी एबिलिटी पावर की बिना पर करेक्टराइज किया गया है और हमारे जो कोर्स के अंदर जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, वो इस सेमीकंडक्टर थ्योरी को डिस्कस करना है या सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने मैट्रिक में, एफएससी में या हो सकता है प्रोबेबली अभी अपने करंटली ये चीज डिस्कस की हो कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को बड़ा इजीली पास होने देते हैं, जैसे आपके आयरन है, वाटर वगैरह। अब इसके ऑपोजिट जब हम बात करते हैं हमारे पास इंसुलेटर्स आते हैं। इंसुलेटर जो है ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देते, जैसे आपके रबड़, नायलॉन और जो है स्टोन, अगर हम बात करते हैं, वुड की बात करते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे पास इंसुलेटर में आ जाती है। एंड देन हम जब बात करते हैं कि ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी एबिलिटीज या पावर्स या कैपेबिलिटीज जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के इन बिटवीन है, तो हम उसको किस में करेक्टराइज करते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में। सेमीकंडक्टर मटेरियल ना तो कंडक्टर होते हैं ना ही इंसुलेटर होते हैं। मैंने कल भी ये बात डिस्कस की थी, थोड़ी सी फनी लगती है। बचपन में जब बच्चे खेलते थे या इनफेक्ट हम लोग खेलते थे तो हमें पता है अक्सर हम टीम बनाते थे, तो टीम बनाते हुए ऐसा होता था कि प्लेयर्स की तादाद जो है वो 10 नहीं 11 होती थी। तो हम एक रेलू कट्टा बना देते थे, ठीक है, वो दोनों साइड से खेलता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मटेरियल्स में हम बात करते हैं, सेमीकंडक्टर का रोल भी बिल्कुल वैसा ही है थोड़ा सा। ना तो ये कंडक्टर है ना ये इंसुलेटर है, इनकी कंडक्टिविटी एबिलिटी जो है वो इन बिटवीन है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर हमने तीनों मटेरियल्स को करेक्टराइज कर दिया। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपने सोचा देखा भी होगा अक्सर कि वुड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, करंट को पास करने के लिए हमेशा एक फ्री स्पेस चाहिए। करंट को पास करने के लिए हमेशा एक ऐसा पाथ चाहिए जहां पे उससे मजामत कम से कम हो। तो चूंकि वुड एक रिजिड पार्टिकल है, उसके अंदर फ्री स्पेस नहीं होती। जब फ्री स्पेस नहीं है, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल होगा, तो करंट पास नहीं करेगा। सो पहला एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर बीइंग अ केमिस्ट्री, मुझे ज्यादा इतनी केमिस्ट्री का नहीं है इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने एफएससी के अंदर पढ़ी थी, आप लोग अब करंटली पढ़ रहे हैं। ये बड़ा रोल है कि ऐसे मटेरियल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं या वो एम्प्टी होते हैं, वो किसी किस्म की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। आई होप आप इस चीज से शायद एग्री करते हो। मेरी जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है वो ये है। मसलन केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल रिएक्शन में या कंडक्टिविटी के लिए जब हम बात करते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल पार्शली फिल्ड होते हैं वो नॉर्मली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हर मटेरियल की जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उसकी कोशिश है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर ले, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करके हुए अपने आप को स्टेबल कर ले।
हर एलिमेंट की कोशिश होती है। तो स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम या तो बॉन्ड लेते हैं या देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयरिंग वगैरह इस तरह करके कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिससे हम ये डिटरमिन करते हैं कि हमारा एलिमेंट जो है वो स्टेबल होगा या नहीं। और जब वो स्टेबल हो जाता है वो किसी किस्म के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, सो रिमेंबर, याद रखिए, कंडक्टिविटी एबिलिटीज की बेस के ऊपर, फ्री स्पेस के ऊपर और आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पर तीन करेक्ट वजह से हमने मटेरियल्स को करेक्टराइज किया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हैं उनका बिहेवियर रूम टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल इस तरह होता है जैसे इंसुलेटर्स होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंप्रूव करने के लिए हमें हीट टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब ये जो बात मैंने अभी आपको बताई कि रूम टेम्परेचर के ऊपर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो है प्रॉपर्टीज इंसुलेटर की तरह होती है, वजह किसी किस्म के बॉन्ड्स ब्रेक नहीं करते। मसलन आप लोग जानते हैं कि जब हम बात करते हैं स्टोन की, तो स्टोन के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं, वो उनको ब्रेक नहीं होने देती, इसलिए पानी में पत्थर डाल के घुमाते जाए पत्थर डिजॉल्व नहीं होता लेकिन चीनी को डलाए तो उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से हीट भी रिलीज होती है उस वजह से वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है। तो एट रूम टेम्परेचर, व्हाट डू यू मीन बाय रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर से क्या मुराद है? रूम टेम्परेचर से हम ये कहते हैं कि जिसपे नॉर्मली हमें ना तो गर्मी लगे ना सर्दी लगे, ठीक है। और आप लोग ये भी जानते हैं केमिकल रिएक्शन मोस्टली जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर कंडक्ट की जाती है। टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो केमिकल रिएक्शन जो है उनके इम्पैक्ट डिफरेंट हो जाते हैं। और यही वजह है कि नॉर्मली लोग ये भी कहते हैं जब एडवर्टाइजमेंट की जाती है एसीज वगैरह की, तो ये बात मेंशन की जाती है कि एसी को अपने थर्मोस्टेट को 26 डिग्री के ऊपर रखें। दैट इज द रूम टेम्परेचर, जिसपे ना तो आपको गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। अब हमारा जो पर्पज है, अब सेमीकंडक्टर मटेरियल के थ्रू हमने इनको कारआमद बनाना है ताकि किसी किस्म की ये कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। अब देखिए, एक डिवाइस जिसमें से करंट नहीं गुजरता तो हम उससे कैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन कर सकते हैं। हमें एक कुछ ना कुछ ऐसी जो है चीज को अडॉप्ट करने की जरूरत है जिसके जरिए हम इनकी कंडक्टिविटी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सके। अब आप लोग जानते हैं एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। अभी मैं ये नहीं बात कर रहा कौन से इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे, ये आने वाले सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इम्प्योरिटीज ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग का नाम दिया जाता है, जिसे हम मिलावट भी बोलते हैं। हम लोग तो माशाल्लाह हमारे आसपास जो चीजें भी हमें नजर आती हैं वो मिलावट शुदा ही हैं, डोप्ड ही होती हैं। तो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर थ्योरी में डोपिंग से क्या मुराद है कि मिलावट का हमेशा नुकसान नहीं होता मिलावट का अक्सर फायदा भी होता है। लेकिन मैं थोड़ी सी फनी आपको बात बता दूं ताकि आप याद रख सकें। देखिए, पाकिस्तान में या इनफेक्ट हमारे एरिया में खरबूजों को जो स्क्रीन के टीके लगाए जाते हैं वो मिलावट है। अब मिलावट से क्या होता है, वो खरबूजा मीठा हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये बात नहीं कर रहा कि हमेशा डोपिंग के नतीजे में नुकसान होता है, फायदा भी होता है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर जब हम लोग डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करने से उनकी कंडक्टिविटी एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं। वो इंसुलेटर की बॉर्डर लाइन से मूव ऑन करके हुए कंडक्टर साइड पर जाते हैं। मोर द डोपिंग मोर विल बी द कंडक्टिविटी, ठीक है। अब जब ये कंडक्टिविटी करने के काबिल हो जाते हैं तो फिर हमारा सबसे पहले अल्टीमेट गोल क्या है, हम एक ऐसी बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाना चाहते हैं जिसका नाम डायोड है। डायोड बेसिकली एक पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अपने अंदर से करंट को एक सिम्मत में एक तरफा यूनिडायरेक्शनल वे में करंट को फ्लो करने देती है। और डायोड की हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप ये समझ सकते हैं कि डायोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में इंप्योरिटीज को ऐड करना पड़ता है, जिसे डोपिंग कहते हैं। बगैर डॉप शुदा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हैं वो बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह, और रूम टेम्परेचर पे भी उनका बिहेवियर क्या होता है, इंसुलेटर की तरह ही होता है। अब बच्चों के माइंड में आता है कि डायोड की एप्लीकेशन देखिए, ऑलमोस्ट आप सबके घरों के अंदर यूपीएस होंगे, ठीक है, जिसे हम यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। लोड शेडिंग हम नाम देते हैं लेकिन इंटरप्शन लफ्ज होता है टेक्निकली, ठीक है। कि इंटरप्शन ज्यादा है कम है, हम टेक्निकली हमारी आदत है कि हम लोग लोड शेडिंग के ऊपर टिके हुए हैं तो यूपीएस के अंदर
हाफ वेव और फुल वेव, दो किस्म के रेक्टिफायर लगे होते हैं, और दोनों रेक्टिफायर को डिजाइन करने के लिए जो बेसिक आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो आपकी कौन सी इस्तेमाल होती है? डायोड। आप लोगों ने पहले प्रीवियसली इंटरमीडिएट में ये पढ़ा होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर के नाम से भी सुना होगा। हम इस कोर्स में भी दोबारा इस चीज को स्टडी करेंगे। तो रेक्टिफायर बेसिकली एक सर्किट होता है जो आपके एसी वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करता है डीसी के अंदर। क्योंकि आप देखिए, हमने ये बात डिस्कस की है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पावर सप्लाई हमें जनरेट करके दी जाती है वो एसी पावर सोर्स है, 220 विद फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 220 नहीं होता, 220 प्लस माइनस 20 होता है, इसमें टॉलरेंस होती है। 240 या फिर आपके 200 में हो सकता है। इसीलिए आप देखिए आपके वोल्टेज वेरी कर रही थी, गर्मियों में अक्सर डाउन भी चल जाती है, कभी शॉर्टफॉल हो जाए तो और भी डाउन चल जाती है। लास्ट टाइम आप लोगों ने सुना होगा फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो बिल्कुल ही पाकिस्तान में लाइट ऑफ हो गई। जब हम बात करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की, तो क्योंकि हमें पता है कि स्टोरेज डिवाइसेस जो है, बैटरी जो है वो चार्ज को डीसी फॉर्म में स्टोर करती हैं, और हमने पूरे थ्रू आउट द कोर्स में भी डीसी इस्तेमाल किया है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हमें स्टोर करना है बैटरी के अंदर, हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें रेक्टिफायर चाहिए, और रेक्टिफायर के लिए हमें डायोड को इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा भी डायोड को और भी इसकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एप्लीकेशन है। क्लिपिंग है, क्लैंपर्स है, क्लिपिंग क्लैंपर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डायोड को बतौर स्विच के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है कि कब सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, किस कंडीशन में करेगा, किस कंडीशन में नहीं करेगा। इसके अलावा डायोड की कॉन्फ़िगरेशन को, डायोड की मैन्युफैक्चरेशन को, डायोड के मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को चेंज करके हम डिफरेंट प्रैक्टिकल लाइफ की एप्लीकेशन को एड्रेस कर सकते हैं। मसलन एलईडीज, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, शॉटकी डायोड, ठीक है, जीनर डायोड, और डिफरेंट आपके आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आ जाती हैं, जो हम डायोड यानी पीएन जंक्शन में वेरिएशन करके, मटेरियल्स को चेंज करके हम इनको स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि डायोड को स्पेशल पर्पस डायोड के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम स्पेशल काम कहते हैं ना कि यार क्लास में एक स्पेशल बच्चा होता है जिसने सवाल करने ही करने हैं। ठीक है, एक क्लास में स्पेशल बच्चा होता है जिसने कभी बोलना ही नहीं है। एक ऐसा बच्चा भी होता है क्लास में जिसने करनी ही शरारत होती है। तो 3 कैटेगरीज हो गई, लेकिन उसकी मेन क्या है वो बच्चा ही। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम बात करते हैं डायोड्स में, को इनकी वेरिएशन करके, इनकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके, इनके मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को, मटेरियल्स को चेंज करके कंस्ट्रक्शन के लिए हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड आप लोग देखे होंगे, छोटी छोटी लाइट्स होती हैं जो नॉर्मली बच्चे बचपन में बैटरी के साथ कनेक्ट करके करते थे। इनफैक्ट शादी वाले घरों में वहां पे भी एलईडी लाइट्स वो लगती हैं, डिस्प्ले के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं बड़े बड़े मार्ट्स में वगैरह वगैरह। तो बात करने की है कि देखें कि सेमीकंडक्टर थ्योरी को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इससे रिलेटेड रिसर्च डोमेन बड़ी वास्ट है, इससे रिलेटेड फील्ड्स होती हैं जो स्पेशली सेमीकंडक्टर थ्योरी को, डिवाइसेस को और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन को एड्रेस करती है। तो हमारे कोर्स के अंदर डायोड्स की एप्लीकेशन है, स्पेशल पर्पस डायोड है, जो हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें चीज को डिस्कस करने की जरूरत है वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की टाइप्स, नेम्स, और उन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में से हम कौन सा ऐसा मटेरियल होगा जिसको हम अपनी डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। रिमेंबर, आप लोग ज्यादा इस चीज को बेहतर समझते हैं कि सेमीकंडक्टर पीरियोडिक टेबल का फोर्थ एलिमेंट है। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो पीरियोडिक टेबल के फोर्थ एलिमेंट है। इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो ये 4 दे सकते हैं, ये 4 ये ले सकते हैं। और इसके अलावा ये बात याद रखें कि मोस्ट कॉमन जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उनके अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड कार्बन है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं ताकि आपके लिए मजीद क्लियर हो सके। रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके इसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और कार्बन है। अब कार्बन जो है उसको इस्तेमाल ना होने के बराबर है। कार्बन को जितना बंद करेंगे इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और ह्यूमन लाइफ के ऊपर इफेक्ट हो सकते हैं। तो हम तो वैसे ही चाहते हैं कि हमारे पास लो कार्बनाइजेशन हो, और बीइंग अंडर डेवलपिंग कंट्री हमारे पास तो वैसे ही पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। जर्मेनियम और सिलिकॉन बाकी बचते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन में सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट एंड हॉट जो कंसीडर किया जाता है वो सिलिकॉन कंसीडर किया जाता है। सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सिलिकॉन की टेम्परेचर बेरिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है।
ठीक है। सिलिकॉन कहाँ पर पाया जाता है बच्चे? अभी भी आप लोगों में से आपके छोटे बहन भाई या बच्चे जो है आपके सैंड के अंदर जो है, सैंड के अंदर जो है अपने वो देखे होंगे आपने शाइनिंग या फिर भड़कीले पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं। ठीक है, वो जो पार्टिकल्स है वो आपके सिलिकॉन के होते हैं। इसके अलावा सिलिका जेल के तौर पर, डाइंग एजेंट के तौर पर शूज के अंदर भी आपको मिलती हैं, मेडिसिन में भी आपको मिलती हैं। तो ये सारी चीजें अब जितनी भी हमारी मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं या इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, वो सारे के सारे सिलिकॉन से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इनफैक्ट कंप्यूटर के चिप्स हों, आपके मोबाइल की चिपसेट्स हों, आपके सर्किटरी हो, उसकी वजह क्या है कि क्योंकि इसमें टेम्परेचर बेरिंग कैपेबिलिटी बहुत है। हम चाहते हैं कि एक डिवाइस मैन्युफैक्चर करें जिससे जिसको हम लॉन्ग टर्म चला सकें, क्योंकि डिवाइसेस में आपको पता है कि हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और डिवाइसेस बर्न क्यों करती हैं? हीटिंग की वजह से। और अगर एक मटेरियल में इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो हीट को, टेम्परेचर को बेयर कर सके, तो वो जल्दी बर्न करने के उसके चांसेस होते हैं। तो सिलिकॉन की ये प्रॉपर्टी है, मोस्ट ऑफ आपको जगह पर सिलिकॉन नजर आएगा। ठीक है, सो अगली बात, अब सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर देखिए प्योर भी हो सकता है, इनप्योर भी हो सकता है। इसी बेस पर, प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बेस पर हमने बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को इंट्रांसिक का नाम दिया जाता है और एक को एक्सट्रांसिक का नाम दिया जाता है। ठीक है, आई से इंट्रांसिक और ई से एक्सट्रांसिक। ठीक है, इंट्रांसिक का मतलब क्या है? अगर आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल प्योर फॉर्म में है विदाउट एनी इम्प्योरिटी, तो हम कहेंगे प्योर फॉर्म में बगैर डोप शुदा सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो इंट्रांसिक होता है। ठीक है, और जब हम एक्सट्रांसिक की बात करते हैं, तो अगर उसके अंदर हम इम्प्योरिटीज को ऐड कर दें या उसके अंदर हम कुछ इम्प्योरिटीज को मिक्स कर दें, तो वो जो डोप शुदा होता है वो आपके एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अब हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है किस चीज का? डोपिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब बात ये है कि डोपिंग हम तभी कर सकते हैं जब इसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो पार्शियली फिल्ड हो। डेफिनेटली इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यस से 4 लेने या देने, यानी ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ये किसी किस्म की कंडक्टिविटी नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं भी आपको बताऊंगा। एक्चुअली मटेरियल्स के अंदर कंडक्टिविटी करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करना पड़ता है। उस इलेक्ट्रॉन होल पर प्रोड्यूस करने के लिए हमें थर्मल हीट एनर्जी चाहिए होती है। एंड एट रूम टेम्परेचर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड देयर विल बी नो कंडक्टिविटी बिकॉज देयर विल बी नो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। ठीक है, सो ये बात इंपॉर्टेंट है। और जितना हम नॉर्मल टेम्परेचर इंप्रूव करते जाते उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, उतनी कंडक्टिविटी एबिलिटीज जो है वो हमारी इंक्रीज करती जाती है। अब जरा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है सेमीकंडक्टर का किस किस्म का होता है। इसका एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं, आपके मेंशन होगा स्क्रीन के ऊपर। और डिफरेंट शेल्स आपको पता है कि एक एलिमेंट के होते हैं, जिसमें कि एल एम। और जब ये आउटर मोस्ट शेल की हम बात करते हैं, उसे वैलेंस शेल्स का नाम भी दिया जाता है। और उस शेल में अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम उनको क्या नाम देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हर किस्म की कंडक्टिविटी बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। उसकी रीजन क्या है? जितना आप न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, जितने शेल आपके न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, उतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उन शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो कम होती जाती है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे इस आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, मुझे कम एनर्जी चाहिए। अगर आप ये कहें कि मैं के शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालूं, तो वी नीड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम शेल। ठीक है, एम शेल से निकालने के लिए, ठीक है, मुझे कम एनर्जी देना पड़ती है। और बहुत कम एनर्जी हमें चाहिए इनको इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसलिए केमिकल रिएक्शन के अंदर, बॉन्डिंग के अंदर हमारे जो नॉर्मली है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब 1 2 3 4 इसके एम शेल के अंदर या इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। या ये 4 ले सकता है या ये 4 ही दे सकता है। अब नीचे देखिएगा, बी में आपको आपको सिलिकॉन एटम नजर आ रहा होगा, और सिलिकॉन एटम के बाद इसके 4 आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं।
अब अगर एक सिंगल एटम है तो हम सिंगल एटम को कभी क्रिस्टल नहीं कहते। आपको पता है कि नॉर्मली एटम्स कंबाइंड होते हैं, 1000 मिलियन फॉर्म में होते हैं। जब ये 1000 और मिलियन फॉर्म के अंदर कंबाइन होते हैं तो नॉर्मली ये क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे आने वाले डायग्राम में, ये आपके पास जो नजर आ रहा है ये क्रिस्टल है। ठीक है, जिसमें सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ आपस में कंबाइन है, और रूम टेम्परेचर के ऊपर इस स्ट्रक्चर में आपको कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर नजर नहीं आ रहा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर लिटिल बिट लाइक इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारे कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस नहीं होता, और हमें इलेक्ट्रॉन और होल पेयर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई फ्री स्पेस ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, होल क्या है, होल को कैसे डिफाइन करते हैं हम? होल कहते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, नॉर्मली एक्सेस होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे आप बैटरी के टर्मिनल देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो आपके होते हैं टर्मिनल इसी तरह, और एक रेड वायर आप इस्तेमाल करते हैं और ब्लैक करते हैं, और अगर आप बैटरी के टर्मिनल को उल्टा करते हैं तो आप कभी भी देखिए आपका यूपीएस या वो ये जिसके साथ भी वो अटैच होती है डिवाइस वो नहीं चलती। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नॉर्मली सेल है, सेल को अब रिमोट में उल्टा लगा दें नहीं चलते। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि हम जब बात करते हैं कि हम बात करते हैं क्रिस्टल की, हमने बात कर ली कि क्रिस्टल हमारे पास क्या होता है कि क्रिस्टल हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास 1000 या मिलियन फॉर्म में जब हमारे पास कंबाइन होते हैं सिलिकॉन एटम तो वो क्रिस्टल बनाते हैं, और रूम टेम्परेचर के ऊपर क्रिस्टल बिल्कुल प्योरली बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। अब आप लोग जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आप जानते होंगे, और ऐसी शेयरिंग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है हम नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड की जितनी ब्रेकिंग होती है हमारी उतनी वो केमिकल रिएक्शंस या सॉल्युबिलिटी भी है जो हमारी वो इंक्रीज होती जाती है। कोवलेंट बॉन्ड्स हमेशा जो है उनको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए या थर्मल एनर्जी चाहिए हमें। ठीक है, सो अब ये स्ट्रक्चर जो है ये क्रिस्टल है, ये किसी किस्म की कंडक्टिविटी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करने की जरूरत है। अब हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ये वही स्ट्रक्चर है, मैंने उस क्रिस्टल में से हम लोगों ने एक स्मॉल पोर्शन को देखा जो फिगर 27-3 में नजर आ रहा होगा आपको। और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास देखें ये वही स्ट्रक्चर है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाला है। इंपॉर्टेंट थिंग, ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? हमें थर्मल एनर्जी चाहिए। ठीक है, और उस एनर्जी के जरिए, वोल्टेज सोर्स के जरिए, एनर्जी के जरिए हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से निकलेगा तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, एक्सेस में चला गया। अब ये होल है, इस होल को फिलअप करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पर मूव करेगा, और मैं इसी के जरिए आपको बताऊंगा कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक या कन्वेंशनल कैसे हो सकती है। लुक एट हियर, आपका ये इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पर होल प्रोड्यूस हो गया, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस होल को कवर करेगा ये इलेक्ट्रॉन, यहां होल प्रोड्यूस हो जाएगा, और इस होल को नियर बाय इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा, और एक प्रोसेस चलेगा। आप देखिए कि यूं यूं एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक प्रोसेस चलेगा। तो पहली चीज जो हम बार बार ये कहते हैं कि एक्चुअल डायरेक्शन जो होती है करंट की वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, वो बात हम लोगों ने यहां से भी प्रूव कर ली, जस्टिफाई कर ली। ठीक है, यानी कि थर्मल हीट की एनर्जी दी, एक हमने होल प्रोड्यूस किया, हमने इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाया, दिस इज द इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और इस होल को फिलअप करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे गया। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? आप कहें कि ये इलेक्ट्रॉन निकला, इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने वाले इसने फिलअप किया, तो एक फिर सर्कुलेशन होगी, वो सर्कुलेशन क्लॉकवाइज होगी। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बट रियलिटी के अंदर जब हम बात करते हैं तो करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? वो एंटी क्लॉकवाइज या इलेक्ट्रॉनिक ही होती है। यानी जितनी हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के अनुसार इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट पर है, जितनी ये पेयरिंग ज्यादा जनरेट होगी उतनी हमारी कंडक्टिविटी एबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होती जाएंगी। सो अप टिल नाउ आप लोगों को ये रियलाइज हो गया होगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर क्यों इंसुलेटर की तरह है, कैसे हम उनकी कंडक्टिविटी एबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं,
और कैसे क्रिस्टल को हम उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास आउट कर सकते हैं, हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है। दिस वाज द ऑल थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड येट। ठीक है। सो अब अगली चीज हम जब बात करने जा रहे हैं, हम डोपिंग की बात करेंगे, क्योंकि डे फर्स्ट ऑफ पेज पर हम लोगों ने ये बात की थी। हमने बात की थी कि यार हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, कि हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को कारआमद साबित करना है। ठीक है, कारआमद साबित करना है, और कारआमद साबित करने के लिए हमें इसमें इम्प्योरिटीज को ऐड करना पड़ता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात को रटा नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें कि बीइंग ए मुस्लिम अगर हम बात करें, हमारे इस्लाम में भी ये है कि जब आप कोई चीज बांटें तो सबसे पहले अपने नेबर्स को देखें। मसलन हम अपने दाएं और बाएं देखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं, कुर्बानी पे या कभी भी हमने कोई चीज बांटनी हो तो सबसे अच्छी चीज का पोर्शन हमारे फ्रिज के अंदर जाता है। दिस इज क्वाइट फनी थिंग, बट इट इज द बिटर रियलिटी एंड ट्रूथ। ठीक है, तो यहां पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमने शेयरिंग करनी है तो सिलिकॉन, जर्मेनियम या सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हैं वो डोपिंग के एलिमेंट के साथ करेंगे। ऑब्वियसली वो अपने नेबर्स को देखेंगे। नेबर्स को देखने की वजह क्या है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन इसके हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब ये 4 ले सकता है या 4 दे सकता है, तो इसके नियरेस्ट जो 2 आपके एलिमेंट नजर आते हैं या नेबर नजर आते हैं, वो नेबर क्या है, 4 का नेबर या तो आपके पास जो है वो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। 6 या 2 कभी भी नेबर नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसकी कोशिश होगी ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट या फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट के साथ शेयरिंग करें। और ये शेयरिंग क्या है, इम्प्योरिटीज को ऐड करने का जो प्रोसेस है, हमने किसका नाम दिया, इसको हमने डोपिंग का नाम दिया। और इसी, आपको पता है कि फिफ्थ एलिमेंट जो है प्रोडेबल को उनको पेंटावेलेंट एलिमेंट कहते हैं, और जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट उनको ट्राइवेलेंट का नाम दिया जाता है। ट्राई के आउटर मोस्ट शेल में 3, पेंटावेलेंट उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या तो वो 5 दे सकते हैं या फिर वो 3 लेंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और जो एलिमेंट स्टेबल कर लेता है वो किसी किस्म की कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। रिमेंबर दैट डोपिंग के बाद जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर ये कंडक्टिविटी नहीं करेगा। वजह, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करना है। जब तक आप थर्मल हीट या एनर्जी नहीं देंगे, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। देयर विल बी नो कंडक्टिविटी आफ्टर इवन डोपिंग। इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप लोगों को फायदा देगी। अच्छा, अब डोपिंग के नतीजे में हमें 2 किस्म की और सेमीकंडक्टर टाइप्स नजर आती हैं। अब देखिएगा, एक को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल टाइप बोलते हैं, मटेरियल्स का नाम देते हैं, और एक को हम पी का नाम देते हैं। एन लिटिल बिट हमें नेगेटिव से नजर आता है। देखिए 2 पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक होल है। ठीक है, होल इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और हमें ये 2 ही पार्टिकल नजर आते हैं। उन्हीं के बेस पर हमने एन टाइप और पी टाइप का नाम रखा है। अब हमने ये देखना है कि आप इस बात को अपने माइंड में रखें कि एन इलेक्ट्रॉन पर एक्सेस होती है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, होल पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और वहां पर डिफिशियंसी होती है। सादा तरीन में आपको बता देता हूँ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कैसे डिजाइन की जाते हैं। अगर आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में कार्बन इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पूरी दुनिया कार्बन का इस्तेमाल कम से कम कर रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी भी स्टिल कोयले के ऊपर एनर्जी बनाई जा रही है, जो उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ती है। सो जब सिलिकॉन या जर्मेनियम को एक पेंटावेलेंट एलिमेंट के साथ, व्हाट आई एम गोइंग टू से पेंटावेलेंट एलिमेंट, पेंटावेलेंट एलिमेंट कौन से होंगे आपके यहाँ पे देखें, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड फास्फोरस। ठीक है, इनके साथ डोप किया जाता है। मैं थोड़ा सा मैथ का सहारा लूंगा क्योंकि आप माशाल्लाह करंटली मैथ पढ़ रहे हैं और आपकी मैथ बड़ी अच्छी है। ठीक है, पेंटावेलेंट के साथ डोप किया जाता है तो रिजल्टेंट जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है उसे हम एन टाइप का नाम देते हैं। और एन टाइप क्यों कहते हैं, देखिएगा इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन जर्मेनियम के कितने हैं, 4, 5 जमा 4 9 बन गए, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, फ्री। हमें तो 8 चाहिए, 8 के ऊपर चला गया एक इलेक्ट्रॉन। अब ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या इनके अंदर बन गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 5 जमा 4 9 होते हैं। ठीक है, तो 8 तो इसके कंप्लीट हो गए, ये तो स्टेबल हो गया, अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। अब यहां से ये बात इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लोगों को अभी तक नहीं बताई जाती, लोग समझते नहीं है यार क्यों एन टाइप कहते हैं। क्योंकि इनके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आफ्टर डोपिंग विद पेंटा एलिमेंट विद सिलिकॉन और जर्मेनियम, वी हैव a majority charge carrier, a free electron, and we know that
electron is a negative charge particle, and that to that negativity we have a name with n-type semiconductors. This is the reason behind. लोगों को ये नहीं पता लगता, लोग इसको रट्टा लगा लेते हैं यार, n-type को क्यों कहा जाता है, इसके पीछे थोड़ी सी ये थ्योरी है. अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बात याद रखनी है, ये तो आप देखें कि कंप्लीट हो गए 8. वंस अगेन ये तो स्टेबल है, किसी की केमिकल रिएक्शन के अंदर या आपकी कंडक्टिविटी में नहीं होंगी. अब फिर क्या है, अब यहां पर क्या है, जब आप थर्मल हीट या एनर्जी देंगे, आप फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, जो फिगर नंबर आपको 27-4 पे नजर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है, जब आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 होल यहां पर आएगा, तो 2:1 बन जाएगी. थोड़ी सी मैथ को मैं और आपको इंक्रीज आपके इस्तेमाल कर लेता हूं. जब आप थर्मल हीट देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके और 1 होल हो जाएगा. अब आप थोड़ा सा सोचिए, अगर आपके पास क्रिस्टल है, वो 1000 फॉर्म में है, तो रेशो क्या बननी चाहिए, 2000:1000 टाइप इस किस्म की बननी चाहिए. तो यहां से ये बात हमने निकाली कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं. ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इसके थोड़ा सा ऑपोजिटली बात करेंगे. सो इन फ्यूचर आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपने लेक्चर को यहां से कंटिन्यू करूंगा. वी हैव अ लिटिल फ्यू मिनट्स. हम इसमें कोशिश करते हैं कि कुछ बच्चों के क्वेश्चंस होंगे, उनको एड्रेस करते हैं.